नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो है भाग एक, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब को यहाँ पर हम लोग डील करेंगे। साथ ही साथ इसमें 4 आर्टिकल आते हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। चारों आर्टिकल को पूरा डील करेंगे। साथ ही साथ अन्य आने वाले सारे फैक्ट्स को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसके पहले एमसीक्यू को, और ये आपके सामने। ठीक है, तो देखिए ये कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन है। कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन जिसमें बताया गया है भारत संघ नहीं है। भारत संघ नहीं है, क्या ये सही है? सही कथन का चयन करना है, सही कारण का चयन करना है और बताना है। ठीक है, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है ना। बिना राज्य के सहमति के क्षेत्र, सीमा और नाम को परिवर्तित करने की शक्ति केंद्र के पास है, ये बोला जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो भारत संघ नहीं है। स्टेटमेंट पहला, भारत संघ नहीं है, तो ये नहीं है मतलब ये गलत हो जाता है, क्योंकि भारत एक संघ है। याद रख लेना, यूनियन के रूप में हम लोग इसको पढ़ते हैं, याद रख लेना। ठीक है, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित किया जा सकता है, ये एकदम सही है, एकदम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गलत और आर सही। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, समझना है। अब देखते हैं इसके पूरा डिटेल को देखो। ठीक है, तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है? संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 और इस अनुच्छेद में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ, यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ। ओके, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ। तो ये कथन एकदम सही है ना। और उसमें क्या दिया था? वो संघ नहीं है, नहीं है लिख दिया, इस कारण कथन गलत हो गया। और देख लीजिए, भारत में जो संविधान लिखा गया, इसमें संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग न करके क्या किया है? यूज यूनियन का प्रयोग किया गया है, यूनियन शब्द का यूज किया गया है। तो आप लोग ये समझो कि संघ 2 प्रकार के होते हैं, एक फेडरेशन और एक यूनियन। फेडरेशन और यूनियन, फेडरेशन में क्या होता है? स्टेट्स को अलग होने का अधिकार रहता है, यूनियन में स्टेट्स को अलग होने का कोई अधिकार नहीं होता। इसी कारण हम लोग यूनियन शब्द को प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, और ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है, ये आपको जानना है। तो भारत विभिन्न राज्य के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। किसी भी राज्य को भारत संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। अब बोल रहे हैं, मान लीजिए तमिलनाडु हम भारत संघ से अलग होना चाहते हैं, भारत से अलग होना चाहते हैं, तो उनको कोई अधिकार नहीं है। बात समझ रहे हो? तो उनको कोई अधिकार नहीं है। इसी कारण इसको कहा जाता है अविनाशी, है ना। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी संघ इसको कहा जाता है। ठीक है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ मतलब राज्य में टूट सकते हैं लेकिन संघ अलग से टूट नहीं सकता। राज्य में विनाश हो सकता है, राज्य में टूट सकते हैं, अलग अलग राज्यों में टूट सकते हैं, लेकिन अलग से राष्ट्र में नहीं टूट सकते, राष्ट्र में नहीं टूट सकते। ये यही बताता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। देख लो, ठीक है।
अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 क्या बोलता है? भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या नया स्थापना होता है तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत होता है। और इसी के अंतर्गत देखोगे तो दादर नागर हवेली है ना, दादर नागर हवेली, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी, सिक्किम, ये आर्टिकल 2 के अंतर्गत भारत संघ में शामिल हुए हैं, याद रख लेना। आर्टिकल 3 क्या बोलता है? नए राज्य का निर्माण करना है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन करना है। तो देखो यहां पर लिखा गया है आर्टिकल 3 में, यह अधिकार केवल संसद को प्राप्त है, केवल संसद को प्राप्त है। इसी कारण जब राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन करना चाहेगी संसद, तो उसमें किसी भी विधानसभा या राज्य से सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और ये संसद यहाँ पर किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकता है, राज्य क्षेत्र को घटा सकता है, राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि देखे होंगे पहले ओडिशा था, उड़ीसा, उड़ीसा को क्या कर दिया गया? ओडिशा कर दिया गया, ओडिशा। इस तरीके से नाम को चेंज किया गया, नाम को चेंज किया गया है ना, तो नाम को चेंज कर सकता है। किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके नए राज्य का निर्माण कर सकता है। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण हुआ है ना, ठीक है। राज्यों के राजधानियों के नाम में परिवर्तन कर सकता है, राजधानी के नाम में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? इन सब के लिए देखो, संसद में ऐसे किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले उसे राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य मंडल के पास भेजा जाएगा, संबंधित राज्य मंडल के पास भेजा जाएगा। राजधानियों के नाम परिवर्तन करने का अधिकार, राजधानी का नाम परिवर्तन करेगा तो वो केवल विधानसभा उसके लिए उत्तरदायी होता है, अधिकृत होता है। राजधानी को चेंज करना है तो केवल राज्य की विधानसभा उसके लिए अधिकृत होता है, संसद नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर का, राजधानी परिवर्तन करना है तो इसमें केवल और केवल राज्य की विधानसभा अधिकृत होती है। बात समझ रहे हो? राज्य की विधानसभा अधिकृत होती है। इस प्रकार आपका ये जान लो। और अनुच्छेद 4 क्या बोलता है? नए राज्य का निर्माण करना है या वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करना है तो वो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। लेकिन अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 3 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है, इसके लिए ये प्रावधान बताता है। तो कुछ नहीं, पहले में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में नए राज्य भारत संघ में प्रवेश लेता है तो उसके लिए आर्टिकल 2, और आर्टिकल 3 में नए राज्य का निर्माण करना है या सीमा, क्षेत्र, नाम में परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3, और 4 में इसी 3 का जो प्रोसेस है उसको संविधान संशोधन के तहत करना है ना, संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा ये बताता है, संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा ये बताता है 4, ठीक है। तो ये आपको जानना है। ये पूरे 4 आर्टिकल है जो भाग 1 के अंतर्गत आता है। इसी में संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए स्टेटमेंट, देखो इसमें यूनियन के रूप में संघ बताया गया है, राज्यों का, स्टेट्स ऑफ यूनियन है ना, राज्यों का संघ, तो राज्यों का संघ होगा तो ये गलत हो गया। और इसमें किसी बिना सहमति के संघीय संसद को प्राप्त है तो ये सही हो जाएगा। इसका आंसर ए गलत किंतु आर सही। चारों को आपको याद करना है। खत्म हो गया भाग 1। अब देखो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू चेंज द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स कंसेंट इज रिक्वायर्ड राज्य के विधानसभा सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की नहीं। तो देखो बाउंड्री, सीमा क्षेत्र ये सबको चेंज करना है तो विधानसभा के कंसेंट की आवश्यकता नहीं होती है, राज्य के मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं होती है, राज्य की भी अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है ना। और
इसको ऐसा लेना है, इसीलिए राज्य की नहीं आंसर होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया है और इससे पहले उसी को बताया हूं, आर्टिकल 3 बताता है। अनुच्छेद में इसका उल्लेख, अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख है, ये आपको जान लो। लेकिन राज्य की राजधानी का परिवर्तन करना है, राजधानी का नाम परिवर्तित करना है, तो इसके लिए केवल और केवल विधानसभा, असेंबली आपका, ठीक है, ये अधिकृत होता है। इसके लिए संसद अधिकृत नहीं होता, इसको विशेष आपको याद करना है। ओके, मजेदार है कि नहीं, बताइए, मजेदार है कि नहीं ये। डी, अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन, तो ये केवल और केवल संसद, लेकिन राजधानी, राजधानी विधानसभा, राजधानी के लिए विधानसभा जिम्मेदार है ना, तो ये आपको जानना है। हो गया काम। अब देखो ये अनुच्छेद 3 समझ आ गया ना, क्या क्या है। नए राज्य का निर्माण, मान लीजिए छत्तीसगढ़ से अलग करके बस्तर को या किसी भी उत्तर प्रदेश को अलग अलग 4 राज्यों में, 1 राज्य 2 राज्य में डिवाइड करेंगे, तो कौन सा आर्टिकल यूज होगा जी? आर्टिकल नंबर 3 भाग 1, बस यही तो जानना है। लेकिन मान लीजिए राजधानी का नाम परिवर्तित करना है, तो उस राज्य के विधानसभा द्वारा परिवर्तन किया जाएगा, ना कि संसद द्वारा, इसको जान लेना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष, ये जो राज्य बना है कब कब बना है ना, 1960 के बाद हुआ था, इसका सृजन हुआ है। इन्हें उनके गठन के आरोही क्रम में, ये समझिए आरोही क्रम, गठन के आरोही क्रम, गठन के आरोही क्रम, घटते क्रम नहीं बोल रहे, ये बढ़ते क्रम है ना, बढ़ते क्रम में बताना है। बढ़ते क्रम, आरोही मतलब एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग ऑर्डर याद कर लो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जमाना है। तो चलिए इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले आपको इसको समझना है। इसका आंसर होगा, इसमें सिक्किम ये लास्ट में आया था, तो ये आरोही के हिसाब से पहले आ जाएगा। उसके बाद मेघालय, ठीक है, फिर आपका हरियाणा, फिर आपका नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, ठीक, ये आपको जानना है। मतलब अगर कालक्रम अकॉर्डिंग पूछा जाए तो हरियाणा पहले आएगा, फिर आपका आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, नागालैंड पहले आ जाएगा, फिर हरियाणा आ जाएगा, फिर मेघालय आ जाएगा, फिर सिक्किम आ जाएगा। अब कब कब इसका पूरा डिटेल मैं बताऊंगा, पूरा डिटेल। नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर मेघालय, फिर सिक्किम, ऐसा हुआ है। अब इसका पूरा डिटेल देखो तो इस अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, मेघालय, फिर हरियाणा, फिर नागालैंड। डी इज द राइट आंसर। ये देखिए ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इस अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है ना, इस अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, तो ये ट्रेंडिंग में चल रहा है ये क्रम, कालक्रम वाला। अब बात समझना है, पूरे सब को हम लोग यहां पर देखेंगे, सबको देखेंगे। ये दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, एकदम छोटा छोटा है। तो समझना है 1960 यहां पर देखोगे तो ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात बना किससे? बंबई से अलग होकर के 1960 में, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बना। महाराष्ट्र MH और गुजरात बना कहां से? बंबई से अलग होकर के, ठीक है। उसके बाद 1961 में, 1961 में देखोगे तो दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली याद रख लेना, ठीक। दादर नागर हवेली पहले ये पुर्तगालियों के अधीन था और उसी के, उससे अलग होकर के, मतलब उनसे यहां पर अलग होकर के भारत संघ में शामिल हुआ दादर नागर हवेली, ठीक है, ये आपको जानना। फिर गोवा, गोवा, गोवा और दमन एंड दीव, दमन एंड दीव।
गोवा केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिला और दमन दीव याद रख लेना। उसके बाद पुडुचेरी, पुडुचेरी, पुडुचेरी याद रख लेना भाई, पुडुचेरी। फिर नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड। फिर हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब और मेघालय। देख लीजिए, हरियाणा, पंजाब, मेघालय। फिर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। फिर मणिपुर, फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा। फिर सिक्किम, सिक्किम याद कर लो, सिक्किम। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। फिर ये गोवा, यहां पर गोवा जो बना था वो केंद्र शासित प्रदेश था, यूटी था, यूटी के रूप में था। और यहां पर गोवा देखोगे तो गोवा राज्य बना, ये आपको जानना है। गोवा भारत संघ में राज्य बना, 25वां राज्य, ठीक है। उसके बाद सीजी 26वां। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड। फिर झारखंड, झारखंड। और लास्ट आपको याद रखना है तेलंगाना, तेलंगाना। तो इस प्रकार से आपको जानना है तेलंगाना। तो देखो पहला क्रम में देखोगे तो यहां पर हरियाणा हो गया, हरियाणा। फिर मेघालय। फिर यहां पर हम लोग क्या देखे थे, सिक्किम हो गया, है ना। तो इसी को पूछा गया है कब कब, ये सब जानते हो। सिक्किम देखोगे तो 1975 याद रख लेना, 1975, 1975। इसके लिए देखोगे तो 35वां और 36वां संविधान संशोधन हुआ था। 35वां संविधान संशोधन 1974 और 36वां संविधान संशोधन 1975। 35वां संविधान संशोधन से वो आंशिक रूप से, अस्थायी रूप से भारत संघ में शामिल हुआ और 36वां संविधान संशोधन से सिक्किम पूर्ण रूप से भारत संघ का राज्य बन गया 1975 में। ये आपको जानना है, ठीक है, जानना है ये आपको। अब देखिए नए राज्य का प्रवेश, सिक्किम प्रवेश कर रहा है भारत संघ में, तो ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, आप कमेंट करके बताओगे। अब भी बताया हूं, ये प्रवेश कर रहा है तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये शामिल किया गया होगा इसको, ये आपको जानना है। तो पहले बंबई से अलग होकर के महाराष्ट्र और गुजरात, फिर 1961 में दादर नागर, फिर आपका 62 में गोवा दमन दीव, फिर आपको याद रख लेना पुडुचेरी, फिर आपका नागालैंड, हरियाणा, पंजाब, फिर मेघालय, फिर आपका हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम 75 में, फिर 3 आपको याद रख लेना 87 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, फिर 2000 में छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड। झारखंड 28वां राज्य बना और आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2014 में 2 जून 2014 रहेगा इसका, याद रख लेना। और ये तेलंगाना बना 29वां राज्य। ये आपको जानना है, ये आपको जानना है। लेकिन जम्मू कश्मीर इस समय क्या था, राज्य था। अब जम्मू कश्मीर क्या हो गया है, यूटीज में बदल गया है, यूटीज में बदल गया है। कितने यूटीज, तो 1 और 2 यूटीज। जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, तो इसको जान लेना। तो इस समय आपका देखो कौन कौन सा कब कब बना, ये राज्य हो गया। उसके बाद शुरुआती में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। सबसे शुरू में 6 केंद्र शासित, 14 राज्य, फिर 6 केंद्र शासित, ये था बना था पहले में स्टार्टिंग में, जिसमें हिमाचल प्रदेश यूटी के रूप में आया था, दिल्ली यूटी, लंकादीव, आपका मिनिकाय, अमिनी दीव, ये द्वीप समूह भी यूटी था, मणिपुर यूटी था, त्रिपुरा यूटी था और अंडमान निकोबार यूटीज था। ये शुरुआती के 6 यूटीज, ये आपको याद रख लेना है। आपको कमेंट करके बताना है वर्तमान में कितने यूटीज हैं, वर्तमान में कितने यूटीज हैं, कमेंट करके बताइए, ठीक है। कितने राज्य और कितने यूटीज हैं आप कमेंट करके बताइए। चलिए, तो इसका आंसर समझ आ गया। अब देख लेते हैं फिर से। चलिए देखो, अभी इसी से संबंधित
राज्य पुनर्गठन आयोग ने नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाने की अनुशंसा की थी। तो देखो, इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बना था फजल अली जी की अध्यक्षता में, जिसको फजल अली आयोग भी बोलते हैं। ये कब बना था? तो 1953 में बना था। 1953 में, याद रख लेना, 1953 में। और इन्होंने बहुत सारे रिसर्च के बाद 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की अनुशंसा करी थी। स्टार्टिंग में 3 केंद्र शासित प्रदेश और 16 राज्य की अनुशंसा करी थी, याद कर लेना। लेकिन 1956 में इस अनुशंसा के आधार पर जब नए राज्य गठन किया गया तो उसमें 14 राज्य बनाए गए। 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के जगह में 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, याद कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ए इज द राइट आंसर। 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, याद रख लेना। मुख्य रूप से देखा जाए तो स्टार्टिंग में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित, लेकिन इसमें बताया गया है नवंबर 1956 को कितने राज्य। तो ये 53 में, जब ये 55 में रिपोर्ट पेश किया तब ये इतना था। जब 56 में गठन के दौरान कितना अनुशंसा किया गया, तो इस समय 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र का अनुशंसा किया गया और उसको निर्माण किया गया। देख लीजिए यहाँ पर फजल अली आयोग, दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग गठित हुआ था, है ना, याद रख लेना। फजल अली जी की अध्यक्षता में इसके 2 सदस्य थे, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो ये फजल अली आयोग 3 सदस्यीय आयोग था जो राज्य पुनर्गठन आयोग कहलाता है। इनकी सिफारिश क्या थी? किसी भी राज्य के पुनर्गठन में भारत की एकता और सुरक्षा को प्रमुखता दी जानी चाहिए। दूसरा, प्रशासनिक, वित्तीय और आर्थिक परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब नया राज्य निर्माण करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्ट क्या आएगा, वित्तीय फाइनेंशियल इफेक्ट क्या आएगा, इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या बनेगी, इन सब को बिना नजरअंदाज किए ही आप नए राज्य के निर्माण के बारे में सोच सकते हो। भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता को ध्यान में रखकर ये नए राज्य गठन का निर्माण करना है। और इसी आधार पर 55 में देखो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित क्षेत्रों की अनुशंसा की गई और 56 में 1 नवंबर 1956 को जब नया राज्य इस अनुशंसा के आधार पर बनाया गया तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। और उसमें लिखा है नवंबर 1956, इसी कारण इसका आंसर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश लिया गया है। ये फजल अली आयोग के बारे में जानना है। तो शुरू में अनुशंसा पूछे, रिपोर्ट जब सिफारिश कितना किया पूछेगा तो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश लेना है। आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा होगा और ये टॉपिक पूरा क्लियर हो रहा होगा। अब आपको समझ आ जाएगा फजल अली आयोग कब बना था, उसमें कितने सदस्य थे, है ना, कब रिपोर्ट पेश किया, क्या सिफारिश किया और कितने अनुशंसा को उसको मान करके कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। बस इतना आपको इस आयोग के बारे में जानना है और इसी को राज्य पुनर्गठन आयोग बोला जाता है। इसी के अंतर्गत देखोगे तो 1 नवंबर 1956 को 1956 को एमपी बना, एमपी मध्य प्रांत जो था ना, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, वो क्या बन गया, एमपी बन गया उससे अलग होकर के। फिर बाद में हम लोग एमपी से क्या बन जाएंगे, 1 नवंबर 2000 को क्या बन जाएगा जी, सीजी बनेगा एमपी से अलग होकर के। तो इसको भी आपको जानना है। बस ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब देख लेते हैं चलो,
भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, है ना। व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एस्टेब्लिश्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये कब बना था, तो देखोगे तो राज्य गठन के लिए 3 कमिटी 3 बार बनी थी, है ना। ये आपको याद रख लेना है, 3 बार कमिटी बनी थी। पहली थी धर कमिटी, फिर धर कमिटी, धर आयोग, फिर जेवीपी आयोग, ठीक, जेवीपी आयोग, फिर आपका फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, ओके, फजल अली आयोग। तो ये 3 बार कमिटी बनी राज्य निर्माण के लिए। तो ये तीनों को देख लेते हैं हम लोग। धर आयोग क्या बोलता है, जेवीपी क्या बोलता है, फजल अली क्या बोलता है, और इसमें लैंग्वेज के आधार पर राज्य निर्माण के लिए कौन सी बनी थी, तो जेवीपी कमिटी बनी थी। कब, याद रख लेना, 1948 में बनी थी। इस कारण ये 56 वाला गलत, ये गलत, ये गलत, और इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। सर समझ आ गया, तो अब देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। आपको याद करना है, याद करना है। तो पहले देखो, धर आयोग बना था कब, इसका गठन हुआ था जून 1948 में। न्यायमूर्ति एस के धर इसके अध्यक्ष थे और उन्हीं के नाम पर इसको धर आयोग कहा गया। और इसमें 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, याद रख लेना। इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए, है ना। 1948 में बना है जून में। अब देखो 47 में जस्ट आजाद हुआ है देश, है ना। अब 48 में ये न्यायमूर्ति थे, इनके अध्यक्षता में इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए और इन्होंने बोला कि भाषा के आधार पर हम लोग नए राज्य का गठन नहीं करेंगे, नहीं तो पूरा भारत अलग अलग टुकड़ों में, क्योंकि भाषा, बहुत सारी भाषा भारत में बोली जाती है अलग अलग क्षेत्रों में, तो हर लोग बोलेंगे कि हमारी भाषा को अलग राज्य दो, हमारी भाषा को अलग राज्य दो। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो भारत है, संघ है, वो फिर से टुकड़ों टुकड़ों में बंटने लग जाएगा और ये हम नहीं चाहते। इसीलिए हम लोग भाषा के आधार पर ना दे करके प्रशासनिक आधार पर हम लोग नए राज्य का निर्माण करेंगे। इन्होंने ये बोला, धर आयोग ने बोला कि भाषा के आधार पर आप नए राज्य का निर्माण मत करो, नहीं तो बहुत सारी भाषा हैं, सब लोग मांग करेंगे, आप प्रशासन के आधार पर नए राज्य का निर्माण करो। तो इन्होंने भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य निर्माण होना चाहिए, ऐसा सिफारिश किया। फिर देखो इसी समय आप देखो इसके बाद ऐसा हुआ। तो देखो इसके बाद क्या होता है, जेवीपी 3 नाम है ये, जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, जे से, वी से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, सॉरी, पट्टाभी सीतारमैया, तीनों लोग थे। तो तीनों के नाम पर इसको बोल दिया गया जेवीपी कमिटी। दिसंबर 1948 में बना, दिसंबर 1948 में तीनों थे और इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को तत्कालीन समय के लिए अव्यवहारिक बताया, अव्यवहारिक बताया। ठीक है, ये आपको जानना है। लेकिन इसी के आधार पर देखो क्या होता है, तत्कालीन समय के लिए अव्यवहारिक बताया, फिर क्या होता है, तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर अलग राज्य गठन के लिए मांग करते रहते हैं। कौन, तो पोट्टी श्री रामल्लू, पोट्टी श्री रामल्लू आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल में बैठ गया, 56 दिन तक भूख हड़ताल करी और इनकी डेथ हो गई। इस आधार पर, अब ये आपका बहुत अच्छा नेता थे, तो इनके भूख हड़ताल से डेथ हो जाने के कारण वो आंदोलन और बड़ा विस्तृत हो गया और अचानक से सरकार को झुकना पड़ा और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू
तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दिए, नहीं तो उग्र आंदोलन भी हो सकता था। तो उस आंदोलन को शांत करने के लिए इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोल दिया कि हम आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर नए राज्य के रूप में हम लोग मान्यता देंगे, इन्होंने घोषणा कर दिया। अंततः देखोगे तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश मद्रास से अलग होकर के भाषा के आधार पर पृथक होने वाला भारत का पहला, भाषा के आधार पर पूछा जाए तो कौन सा, आंध्र प्रदेश, याद रख लेना, प्रथम राज्य बना। तो इसको याद कर लेना। तो इसका आंसर यही लेना है। अव्यवहारिक माना गया था, लेकिन बाद में दबाव के कारण बाद में क्या दे दिया गया, उसको मान्यता दे दिया गया। इस कारण 1948 लिया जाएगा और उसका इनमें से कोई नहीं आंसर बनेगा और 1 अक्टूबर को नया राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। ठीक, बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का एक राज्य बना? सिक्किम भारत का एक राज्य बना, मैंने बताया था। तो 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन हुआ था। 35वां संविधान संशोधन में सिक्किम भारत संघ में अस्थायी रूप से शामिल हुआ था। फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, तो उसमें सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना, याद रख लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें तो 36वां का उल्लेख है नहीं, तो इसका आंसर अस्थायी, इसी को ले लेंगे पहले ही, पूर्ण राज्य को नहीं। अगर 36वां रहता या पूर्ण राज्य कब बना, तब यहाँ पर 36वां लेना था। ठीक है, तो इसमें तो एक ही ऑप्शन है 35वां, इसको समझ लो। 1975 सिक्किम, 35वां संविधान संशोधन 1974 में सह राज्य, एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, ठीक पूरी तरीके से नहीं, सह राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कौन से आर्टिकल के तहत? देखो, इसी को मैं कमेंट करने बोला था, अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 के तहत, क्योंकि ये अलग राज्य था, अलग आपका प्रदेश से था और ये प्रवेश कर रहा है इंडिया में। तो इंडिया में प्रवेश कर रहा है, तो नया कोई प्रवेश करता है तो आर्टिकल 2 याद रख लेना। और यहीं के राज्य से अलग होकर के कोई नया राज्य बनता है तो आर्टिकल 3। चलिए इसका आंसर दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। चलिए, निम्न केंद्र शासित प्रदेश का उनके बनने के वर्ष के साथ ही सही मिलान करिए। कब कब कौन कौन सा यूटीज बना है उसको बताना है। तो लक्षद्वीप, दमन द्वीप, चंडीगढ़, दादर नागर, ये सब को बताना है। तो देखोगे तो लक्षद्वीप बना है 1956 में जी, 1956 में, आपको ये समझना है। दमन द्वीप बना है 1962 में, 1962 में, याद रख लेना। चंडीगढ़ बना आपका 1966 में, दिला दे मुझे चंडीगढ़। दादर नागर हवेली 1961। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ए बी इज द राइट आंसर। 3 4 3 2 1, 4 3 2 1 सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है। तो इस अध्याय में जो भाग 1 है, भाग 1 के आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 में कोई भी चीज अदर नहीं बच पाएगा, आपको सब याद करना है। तो देखो ये सब कब कब स्टार्ट हुआ है, आपको लेना है। लक्षद्वीप 56, दमनदीव 1962, चंडीगढ़ 1966 और दादर नागर 1961 याद कर लेना। अब आपको बताना है दमन दीव और दादर नागर को एक कर लिया गया है, मर्ज कर लिया गया है, कब किया गया आपको बताना है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है आप कमेंट करके बताइए। चलिए, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? कब कब बना है बताओ, कब कब बना है यही पूछ रहा है, कब कब बना है यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, है ना,
नागालैंड पहले आएगा, इसको बता चुका हूं। नागालैंड पहले आएगा, फिर हरियाणा आएगा, फिर सिक्किम आएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश आएगा। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इसी को हम लोग को जानना है। इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। देख लो, इसको मैं बताया हूं। देखो पहले आ जाएगा नागालैंड, 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 ठीक है, नागालैंड। फिर इसके बाद आ जाएगा हरियाणा, हरियाणा। फिर इसके बाद क्या था? नागालैंड, हरियाणा, फिर क्या था जी? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो नागालैंड, हरियाणा, फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, बस हो गया, काम हो गया आपका। ठीक, तो नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इसी कालक्रम को पूछा था उसमें, इसमें स्थापना के कालक्रम में पूछा है। और एक क्वेश्चन में उल्टा पूछ दिया है, ऐसे सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, ऐसा पूछ दिया है आरोही क्रम में। 6 केंद्र शासित, ठीक, शुरुआत के 6, जब 14 राज्य बना, 14 राज्य बना है ना, 14 राज्य व 6 यूटीज, 6 केंद्र शासित। तो इस समय कौन कौन सा था ये पूछा जाएगा। ठीक, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कौन कौन से हैं, आप कमेंट करके बताइए। पूरा लिख दिया हूं, है ना। चलिए, संविधान में हमारे देश का नामकरण इस प्रकार है। संविधान में हमारे देश का नामकरण इस प्रकार है। चलिए बताइए। भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, बिल्कुल नहीं। भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। और उसी में बोला गया है स्टेट्स ऑफ यूनियन, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। आपको शुरू में बताया हूं, शुरू में। चलिए, भाषाई आधार पर गठित प्रथम भारतीय राज्य बता दिया हूं। भाषाई आधार पर पोटी श्री रामल्लू ने 56 दिन का अनशन किया और लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अचानक से 1953 में क्या बोल दिया जाता है कि आंध्र प्रदेश को अलग राज्य की बनाया जाएगा। कौन? जवाहरलाल नेहरू। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर यहाँ क्या बोला जाता था? तेलुगु। तेलुगु, तेलुगु याद कर लेना। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषाई आधार पर राज्य घोषित किया गया। तो इसको याद कर लेना भाई। देखिए, है ना, तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर 56 दिनों की भूख हड़ताल। फिर क्या? तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश गठन की घोषणा। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश मद्रास से अलग होकर के क्या बन गया? भारत का प्रथम भाषाई आधार पर राज्य। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई भी चीज नहीं छूटेगा। इस वीडियो को देख लो, आपका पार्ट 1 खत्म। पार्ट 1 खत्म, मैं बता रहा हूं। आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहीं पर मैंने कवर कर दिया है एमसीक्यू के माध्यम से पूरा डिटेल। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ आपको अवेलेबल कराऊंगा मैं, डोंट वरी। टेलीग्राम चैनल में ये पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। इसको आप लोग रिवाइज कर लेना, उसके एक्सप्लेनेशन इसमें मैं डाल दिया हूं, उसको भी पढ़ लेना। खत्म बात, वीडियो देख लो एक बार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसमें क्या था? ठीक, चलो अब देख लेते हैं ये नया। चलिए, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन है। प्रीलिम्स मैं देख लीजिए, आपका ऐसा वैरायटी लाया हूं कि हर प्रकार का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाला है, कथन वाला है, कथन कारण वाला है, कालक्रम वाला है, सिंगल क्वेश्चन भी है। किसी एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन पूछ देता है। हर प्रकार का क्वेश्चन
मिक्स्ड क्वेश्चन, पीएससी का क्वेश्चन, यूपीएससी का क्वेश्चन, व्यापम का क्वेश्चन, अदर स्टेट्स में आए हुए क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को यहाँ पर साथ ही साथ पूरा टॉपिक कवर हो रहा है। एक्सप्लेनेशन ऐसा कि पूरा टॉपिक कवर हो रहा है। ठीक है, अब देखो संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है। इसी को कमेंट करने के लिए बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। 8 हो आपका 28 राज्य हो गया है। 29वां बना था कौन सा? तेलंगाना, लेकिन उसमें जम्मू कश्मीर शामिल था। अब जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया? 2 केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया है। इसी कारण देखोगे तो राज्यों की संख्या 28 हो गई है। और संघ शासित प्रदेश, जब 2 केंद्र शासित प्रदेश बना था तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन दादर नागर और दमन दीव को मर्ज करने के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज भी 8 हो गया है, 9 से 8 हो गया। तो ये एकदम सही है, कथन 1 एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। भारत राज्यों का एक संघ है, राज्यों का संघ, स्टेट्स ऑफ यूनियन। ठीक है, राज्यों का एक संघ जो एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये प्रियम्बल में बताया गया है, संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो बिल्कुल ये भी सही है और इसका आंसर हो जाएगा दोनों 1 और 2 सही। सही, ठीक है, तो दोनों 1 और 2 दोनों कथन सही है। ये क्वेश्चन समझ लीजिए आप, बात समझ रहे हो? मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं? आपका बचा क्या इस टॉपिक में? बताइए, आपको बचा क्या पूरे, है ना? देख लीजिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के उपरांत क्या हो गया? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। और प्रस्तावना में प्रियम्बल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें मैं स्पष्ट रूप से बताया हूं, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तीनों शब्द जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन से। तो ये भी शामिल है, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया, भारत संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। इस कारण ये भी कथन सही है और ऊपर वाला भी कथन सही है। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत है तो बताइए, है ना? कोई दिक्कत है तो बताइए। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन पार्लियामेंट हैज द राइट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट? कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है कि हमारा जो आपका संसद है वो नए राज्य निर्माण कर सकता है? कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है? तो आपको भली भांति बता रहा हूं, आर्टिकल 1 क्या करता है? संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ व उसके राज्य क्षेत्र, कौन कौन से राज्य होंगे, है ना? और संघ कैसा है? तो ये राज्यों का एक संघ है, राज्यों से मिलकर बना हुआ संघ है। स्टेट, इसी में नाम को भी बताता है, भारत का नाम इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, है ना? ऐसा करके नाम को भी बताता है। राज्य क्षेत्र कौन कौन से होंगे ये सब बताता है। इसी के अंतर्गत कितने राज्य हैं ये सब देखोगे। और राज्य निर्माण के लिए कौन कौन सा आयोग बना था ये सब देखोगे। धर आयोग, जेवीपी, है ना, इसके धर, जेवीपी और फजल अली, तीनों को जानना है। ठीक है, ये सब है। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 नए राज्य का भारत संघ में प्रवेश, नए राज्य का संघ में प्रवेश, भारत संघ में प्रवेश, ये बताया गया है। जैसे कि आपका देखोगे दादर नागर दमन दीव, आपका देख लो सिक्किम, ये सब आर्टिकल 2 के अंतर्गत भारत संघ में एंट्री लिए हैं, प्रवेश किए हैं। आर्टिकल 3 अनुच्छेद, ये क्या होता है? नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण। भारत में जो जगह है, भारत में जो क्षेत्र है, उसी से नया राज्य, जो राज्य है उन्हीं से नए राज्य का निर्माण करना है। जैसे कि आप देखोगे तो एमपी से टूट करके छत्तीसगढ़ बना आर्टिकल 3 के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना बना आर्टिकल 3 के अंतर्गत। साथ ही साथ राज्य के नाम, बाउंड्री, क्षेत्र में परिवर्तन, ये आर्टिकल 3 बताता है। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? अनुच्छेद में
अनुच्छेद 3 में जो परिवर्तन होगा, जो भी परिवर्तन होगा उसे संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, यही बताता है। ठीक है, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा ये बताता है ना। ये आपको जानना है। ये 4 हो गया, ये चारों को याद कर लो, आपका भाग 1 खत्म। तो इसमें क्या बोल रहा है, नए राज्य बनाने का अधिकार। तो नए राज्य का निर्माण आर्टिकल 3 बस खत्म बात। मजेदार है कि नहीं? हो गया ना, हो गया ना। तीनों आयोग को बताया हूं, एस के धर, जेवीपी, फजल अली। एस के धर क्या बोला, अभी भाषा के आधार पर नया राज्य नहीं बन सकता, केवल प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बना सकते हैं हम लोग। और जेवीपी क्या बोलता है, अभी तत्कालीन रूप से भाषाई आधार पर नए राज्य का निर्माण अव्यवहारिक है। बाद में इसी कारण से पोटी श्री रामल्लू क्या बोल जाएगा, अनशन में बढ़ जाएगा, फिर भाषा के आधार पर देना पड़ता है, ये आपको जानना है। फिर फजल अली आयोग बनेगा 1953 में और वो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का अनुशंसा करता है, सिफारिश करता है, लेकिन बनता है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। उसको याद कर लो, खत्म बात है ना। उसके बाद कब कब राज्य बने उसको जानना है, कब कब, वो पूरा सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। पहले बंबई से अलग होकर के महाराष्ट्र, फिर गुजरात, ये आपका 1960 में, 61 में दादर नागर, इस तरीके से 62 में हो गया, फिर 63, ये आगे बढ़ता जाएगा। उसको अभी तक कौन कौन सा कब कब बना है उसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर आर्टिकल क्या क्या बोलता है इसको भी बता दिया आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा होगा इसका जी, कौन सा होगा? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं इसका आंसर देखते हैं। संसद संघ में, 1 मिनट ना, कितना क्वेश्चन बन गया। चलो ठीक, ज्यादा समय नहीं लगेगा अब। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज करेक्टली मैच्ड। संसद संघ में किसी राज्य को प्रवेश दे सकती है, संसद संघ में किसी राज्य को प्रवेश दे सकती है। ये थोड़ा सा, तो संसद संघ में राज्य को प्रवेश दे सकती है बिल्कुल, और ये ए है ना, ये कर लो। संसद एक नए राज्य की स्थापना कर सकती है, एक नए राज्य की स्थापना कर सकती है। संसद किसी राज्य की सीमा बढ़ा सकती है, संसद किसी राज्य की सीमा घटा सकती है, संसद किसी राज्य की सीमा परिवर्तित कर सकती है। इसमें सभी आंसर आना चाहिए जी। इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है इसमें? सी आंसर लिया है, इसमें सी आंसर लिया है। तो इसमें तो सब संसद संघ में किसी राज्य को प्रवेश दे सकती है, संसद एक नए राज्य की स्थापना कर सकती है, ये दोनों सही है। उसके अलावा अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी राज्य की सीमा बढ़ा सकती है, संसद किसी राज्य की सीमा घटा सकती है, संसद किसी राज्य की सीमा परिवर्तित कर सकती है। अच्छा, इसमें ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन डालना था कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कौन कौन सा कथन सही है, ये पूछा है इसमें। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, तो इसमें आपका कौन कौन सा है ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो ये हो जाएगा, ये ए वाला है ना, ये अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग संसद एक नए राज्य की स्थापना कर सकती है, ये सही हो जाएगा। अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 3 के, संसद किसी राज्य की सीमा, ये अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग, 3 के अकॉर्डिंग घटा सकती है, बढ़ा सकती है, ये भी 3 के अकॉर्डिंग। किसी राज्य की सीमा परिवर्तित कर सकती है, तो ये अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपको देख लो, ऐसा है ना। ठीक, तो ये देखोगे, देखिए ये देखिए, ये दोनों है ना, ये अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, और ये तीनों है ना, ये तीनों अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ठीक है,
ये आपको जानना। और इस क्वेश्चन में ऐसे पूछना था, ये क्वेश्चन ऐसा बनता, देखो इसमें कोई नहीं, ये तो 2 और 3 के अंतर्गत सब कर सकती है संसद, लेकिन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पूछना था इसमें, और इसमें ये तीनों सही होगा, और ये 2 के अंतर्गत है, ये 2 आर्टिकल 2 के अंतर्गत और ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत। तो देखो संसद राज्य की सीमा बढ़ा CDE, इसका आंसर हो जाएगा CDE, CDE याद रख लेना, CDE होगा, और ये C इसका आंसर बनेगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्वेश्चन। और अगर ऐसा अनुच्छेद 3 या 2 का उल्लेख नहीं करेगा तो सब कथन सही हो जाएगा, तो ये विलोपित करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन मान लो, लेकिन मैं क्वेश्चन को सुधार रहा हूं। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कौन सा कथन सही है, तो ये तीनों अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है, और ऊपर वाला A और B अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। बस खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत राज्य का प्रवेश और नए राज्य की स्थापना, नए राज्य का स्थापना और राज्य का प्रवेश। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत सीमा बढ़ा सकती, घटा सकती, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, ये आपको जानना है। अब देखो अनुच्छेद 3 को पूछा है, अनुच्छेद 3 के तहत संभव नहीं है ना, संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये क्वेश्चन है, नॉट पॉसिबल। ठीक, अब बताओ नॉट पॉसिबल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत D ये आंसर, क्योंकि ये अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है, 2 के अंतर्गत आता है। राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, नए राज्य का गठन, निर्माण, है ना, स्थापना पूछा जाए तो 2 लेना है, नए राज्य का निर्माण पूछा जाए, गठन पूछा जाए तो क्या लेना है, 3 लेना है, ये आपको जानना है ना। सीमा में परिवर्तन, क्षेत्रों में परिवर्तन, निर्माण या गठन पूछा जाए तो 3 लेना है, लेकिन स्थापना पूछा जाए तो क्या लेना है, 2 लेना है। कोई दिक्कत आपको, ये आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट देख लो, ये संसद राज्य को प्रवेश दे सकती है, राज्य की स्थापना 2, लेकिन राज्य का निर्माण या गठन तो 3 लेना है। और इसी के अंतर्गत राज्य की सीमा, तो ये वाला पूछा था, राज्य को प्रवेश तो 2 के अंतर्गत है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 फजल अली आयोग वाला जो बना था ना, उसी को पूछ रहा है के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुने। तो जस्टिस फजल अली, केएम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे, बिल्कुल सही है सर। आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया, गलत, विभाजन का समर्थन नहीं किया था। और संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए, बिल्कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया। ठीक है, इसके लिए क्या लाया गया था, राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 और उसमें 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो ये वाला गलत है और ये 1 और 3 सही है। इसमें सही कथन का चयन करना है, 1 और 3 सही, डी इज द राइट आंसर। CGPSC प्रीलिम्स 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ओके, समझ में आया, मजेदार क्वेश्चन है ना। अब देख लेते हैं आर्टिकल 3 को। इसमें आर्टिकल 3 ही सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार निम्न में से कौन सा असंबद्ध है संसद विधि द्वारा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकंसिस्टेंस बाय पार्लियामेंट एक्ट। ओके, तो इसका आंसर क्या लेना है, अनुच्छेद 3 के अनुसार, अनुच्छेद 3 के अनुसार, तो ये क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग। ये सही है, ये सही है, ये सही है ना। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग असंबद्ध क्या है, तो ये ए वाला
असंबद्ध है क्योंकि ये अनुच्छेद 2 से संबंधित है, न कि अनुच्छेद 3 से। तो इसमें किसी राज्य के क्षेत्र को अलग कर नए राज्य बना सकती है, किसी राज्य क्षेत्र का घटा सकती है, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है। ये तीनों सही हो जाएगा। नए राज्य क्षेत्र को प्रवेश दे सकेगी, आर्टिकल 2। बस खत्म हो गया, हो गया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सिटीजनशिप को स्किप करूंगा क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है आजकल, है ना। तो सिटीजनशिप को अभी नहीं पढ़ेंगे। अगर पढ़ना चाहते हो तो किसी बुक से प्रेफर करके आप पढ़ सकते हो। हम लोग सीधा क्वेश्चन इसके बाद लेंगे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स से। फंडामेंटल राइट्स से हम लोग क्वेश्चन लेंगे। इसका आर्टिकल देखोगे तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ 12 से 35 तक रहता है, जिसमें मुख्य रूप से 14 से 32 को पढ़ना है, 14 से 32 को, ठीक है, याद रख लेना। और नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में देखोगे, नागरिकता देखोगे तो इसका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आता है, नागरिकता सिटीजनशिप। ओके, तो इसको अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसको मैं स्किप करूंगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग मूल अधिकार से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, नहीं के बराबर है, तो इस कारण मैं स्किप कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग को एक रीड पढ़ लेना है कि कौन कौन सा आर्टिकल होता है, क्या क्या। तो इसमें क्वेश्चन बहुत कम बनता है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। सीधा हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो आज के जो टॉपिक था भाग एक में क्या बच गया बताइए। 1 से 4 आर्टिकल है, चारों याद हो गया। एक में संघ व उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें संघ का नाम बताया गया है ना, और आपका जितने भी राज्य हैं उसको बताया गया है। दूसरा में नए राज्य का प्रवेश बताया गया है। तीसरा में नए राज्य का सीमा क्षेत्र बाउंड्री उसको चेंज करना है ना। मान लीजिए राजधानी परिवर्तन करना है, उसके लिए विशेष कंडीशन है, उसको समझ लेना है ना। राष्ट्रपति की अनुशंसा, विधानमंडल की अनुशंसा, वो सब के बारे में पूरा डिटेल बता दिया हूँ, है ना। इसको आपको देख लेना है। राज्य कब कब बना, इसको देख लेना है। केंद्र शासित प्रदेश कब कब बना, उसको देख लेना है। साथ ही साथ आयोग, एसके धर, उसके बाद जेवीपी, फिर फजल अली, तीनों आयोग को देख लेना है। खत्म बात, हो गया आपका क्या, हो गया आपका भाग 1। ये चारों आर्टिकल याद कर लो, ये चारों आर्टिकल याद कर लो। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, इसमें फेडरेशन यूनियन वाला बात कहा गया है। नए राज्यों का प्रवेश बताया गया है, स्थापना बताया गया है। इसमें निर्माण और क्षेत्र में परिवर्तन बताया गया है, इसको याद रख लेना, आर्टिकल 3। और आर्टिकल 4 क्या बोलता है, आर्टिकल 4 बोलता है कि 3 में जो होगा वो संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा, ये बताया गया है। खत्म बात। ये चारों आर्टिकल याद कर लो, आयोग को याद कर लो, कब कब कौन कौन सा राज्य बना, कब कब कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना। खत्म हो गया आपका काम। ओके, तो इसको पढ़ लिए, ये वीडियो देख लिए, तो आपको और कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाग 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फंडामेंटल राइट्स। आज के जो सेशन है वो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को डेली देखते रहिए। और अगर इससे पिछला वाला जितने भी वीडियो है वो देखे नहीं हो तो जाइए प्लेलिस्ट में, यूट्यूब चैनल के हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें इंडियन पॉलिटी MCQ, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी MCQ करके बना हुआ है प्लेलिस्ट। उसमें आप हर वीडियो को देख सकते हो। 1-1 घंटा का है, एक बार आप पढ़ोगे हर टॉपिक कवर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी को भी कवर किया है, तो इंडियन ज्योग्राफी को भी आप कंप्लीट देखना चाहते हो तो 14 घंटे का जो लेक्चर है, 14 लेक्चर है, 1-1 घंटे का है, कुछ कम है कुछ ज़्यादा है, लगभग 1-1 घंटे का है। तो 14 लेक्चर अगर आप 2x करके देखते हो तो 7 घंटे में आप लगभग 400 क्वेश्चन को पढ़ लोगे। साथ ही साथ ये पूरा टॉपिक इसी तरीके से पूरा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार इंडियन ज्योग्राफी को कवर करना है तो आप जाइए, और उसके लिए भी बना है कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी MCQ प्लेलिस्ट में। तो आप दोनों देखना चाहते हो तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके प्रीलिम्स या व्यापम में बहुत हेल्प होगा। शिक्षक भर्ती या किसी भी एग्जाम में जाते हो तो GS सेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी और पॉलिटी, जियोग्राफी और पॉलिटी, है ना। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ये दोनों को आप वीडियो से कवर कर लो, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप
जैसे कि अमीन पटवारी तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी ये सब को दो। आप पीएससी कर रहे हो तो अभी मेंस को पढ़ने का समय है तो मेंस को भी देख सकते हो। लास्ट में आप प्रीलिम्स की तैयारी के लिए इसको दो। लेकिन एक बार आप पढ़ाई को पूरी तरीके से स्किप नहीं करना है, आप लोग को वीडियो के थ्रू जुड़े रहना है ताकि आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस होता रहे और पूरा जो टॉपिक है वो कवर होता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।